हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर चैप्टर 10 को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस है उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। तो इसके बाद हम यहाँ पे पार्ट 2 लाएंगे जिसमें कि हमारी जो बाकी गाइडलाइंस बच जाएंगी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन है अक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। ठीक है, तो अभी जो हमारा सीओपीडी है और हमारा अस्थमाटिक है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है J44 एंड हमारा J45। ठीक है, तो इनके जो कोड्स हैं वो हमारे बताते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे अस्थमा या फिर हमारा सीओपीडी अनकॉम्प्लिकेटेड है तो हमारे पास उसके लिए अलग कोड है। अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या एक्यूट एक्सर्बेशन होता है तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या अलग अलग कोड्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे इन्होंने नेक्स्ट बताया अक्यूट एक्सर्बेशन के बारे में कि हमारा अक्यूट एक्सर्बेशन हमारा यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, तो अक्यूट एक्सर्बेशन का मतलब हमारा यहाँ पे होगा कि जो पार्टिकुलर क्रॉनिक कंडीशन है, ठीक है, वो भी यहाँ पे क्या करंट में क्या वर्स हो जा रही है, खराब हो जा रही है। ठीक है, तो हमारा क्या अक्यूट एक्सर्बेशन कहलाता है। ठीक है, अभी अक्यूट एक्सर्बेशन का मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट को यहाँ पे क्या किसी क्रॉनिक कंडीशन के बाद में कोई इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, हालांकि हमारी जो क्रॉनिक कंडीशन है वो हमारी यहाँ पे क्या किसी इन्फेक्शन के बाद में यहाँ पे क्या वर्स हो सकती है, ट्रिगर हमारी यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट गाइडलाइन है हमारे पास यहाँ पे अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर को लेकर। ठीक है, तो हमारे पास ये गाइडलाइन है कि अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस। तो हमारी गाइडलाइन बोलती है कि हमारा जो अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है Z96.0 और हमारा Z96.2। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हमें यहाँ पे कब कोड करना है, कब हमें यहाँ पे क्या एज अ सेकेंडरी डायग्नोसिस हमें यहाँ पे कोड करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पेशेंट का जो हमारा सिम्टम्स या फिर कंडीशन लेके आ रहा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, देन यहाँ पे क्या उसको असेसमेंट के बाद में निकल के आएगा कि पेशेंट को यहाँ पे क्या अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है। ठीक है, देन यहाँ पे अगर कोई और गाइडलाइन अगर हमारे यहाँ पे फॉलो नहीं होती, ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या जो हमारा अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि अगर हमारा रीजन फॉर एनकाउंटर अगर हमारे यहाँ पे अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है या फिर हमारा ऐसी कंडीशन है जो कि हमारे यहाँ पे आगे चल के अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर को रिजल्ट करती है, तो हमारी क्या ऐसे केस में हम यहाँ पे क्या अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर को हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये गाइडलाइन है कि हम ये जो हमारा अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे तब तक एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं जब तक कि हमारे यहाँ पे क्या किसी और चैप्टर की स्पेसिफिक गाइडलाइन हमारे यहाँ पे फॉलो नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बता के रखा है जैसे कि ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, जो कि हमारा क्या चैप्टर 15 के कोड से, ठीक है, उस केस में हम यहाँ पे क्या सबसे पहले उस सीरीज के कोड हमें यहाँ पे करना पड़ता है, देन इसके बाद में हम यहाँ पे किसी और दूसरे चैप्टर के कोड हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देन पॉइजनिंग के केस में, HIV के केस है, न्यूबॉर्न के केस में, ठीक है, तो इन सब केस में हम यहाँ पे क्या प्रिंसिपल डायग्नोसिस में हम यहाँ पे क्या J96.00 इसको हम यहाँ पे क्या ऐसे कोड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन है कि अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर एज अ सेकेंडरी डायग्नोसिस। ठीक है, अभी ये हमारी गाइडलाइन बोलती है कि हमें यहाँ पे कब हमें यहाँ पे अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर को एज अ सेकेंडरी डायग्नोसिस कोड करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पेशेंट क्या एडमिट हुआ है किसी और रीजन से, ठीक है, देन इसके बाद में अगर पेशेंट को यहाँ पे अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर को एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड नहीं कर सकते। हम यहाँ पे जो भी जिस भी कंडीशन को लेकर यहाँ पेशेंट एडमिट हुआ है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है, या फिर जो हमने अभी केस डिस्कस किया था जिसमें कि हमारे यहाँ पे क्या कोई चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन हमारे अगर लागू होती है, ठीक है, तो उस केस में भी हम यहाँ पे इसको एज अ सेकेंडरी डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोट करेंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन है सीक्वेंसिंग ऑफ अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर एंड अदर अक्यूट कंडीशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है, ठीक है, और साथ में क्या पेशेंट को कोई और अदर अक्यूट कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बता के रखा है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पेशेंट इन दोनों कंडीशन को लेके आता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो प्रिंसिपल डायग्नोसिस की जो हमारी सिक्वेंसिंग रहेगी, ठीक है, वो हमारी रहती है बेस्ड ऑन रीजन फॉर एनकाउंटर। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर भी है और हमने जब भी अक्यूट कंडीशन डिस्कस करी थी, ठीक है, कोई सी भी यहाँ पे पेशेंट को क्या अक्यूट कंडीशन हो सकती है, ठीक है, उसको भी अगर यहाँ पे पेशेंट लेके आ रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा रीजन फॉर एनकाउंटर क्या है, पेशेंट किस कारण से आया है, हमारा अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए आया है या फिर किसी और जो हमारी कंडीशन है उस कंडीशन के लिए आया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशन रहती है जबकि हमारी जो अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है, ठीक है, और जो हमारा अदर कंडीशन है, ठीक है, वो दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या रीजन फॉर एनकाउंटर हमारे यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे किसी को भी हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं। अगर हमारा अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है और हमारा जो किसी भी अदर कंडीशन है, दोनों ही हमारे यहाँ पे रीजन फॉर एनकाउंटर रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आइदर मतलब अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर को भी एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं या फिर जो हमारी अदर कंडीशन है उसको भी हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस कोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर नहीं है कि हमारा यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारा रीजन फॉर एनकाउंटर है या फिर हमारी कौन सी कंडीशन हमारा यहाँ पे रीजन फॉर एनकाउंटर है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या प्रोवाइडर को क्वेरी करना है इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट गाइडलाइन है इन्फ्लुएंजा ड्यू टू सडन आइडेंटिफाइड इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे इन्फ्लुएंजा के लिए गाइडलाइन है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया कि
कोड ओनली कंफर्म्ड केसेस, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा के ओनली कंफर्म्ड केसेस को हमें यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। अभी इन्फ्लुएंजा की कोडिंग करने से पहले हमें यहाँ पे ना कुछ चीज़ समझ लेनी होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इन्फ्लुएंजा के अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन्फ्लुएंजा की कोडिंग करने से पहले हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, वो हमारा नोवल इन्फ्लुएंजा वायरस है या फिर हमारा यहाँ पे क्या नॉन नोवल इन्फ्लुएंजा वायरस है या फिर हमारा यहाँ पे अनस्पेसिफाइड इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या अलग अलग कैटेगरी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंजा जो इसका वायरस है यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे J11 कैटेगरी से कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। वहीं अगर अगर हमारा नोवल इन्फ्लुएंजा वायरस रहता है तो हम यहाँ पे J09 कैटेगरी से कोड यूज़ करते हैं। और अगर हमारा यहाँ पे क्या नॉन नोवल इन्फ्लुएंजा वायरस रहता है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या जो हमारा J10 कैटेगरी है इससे हम यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे सर्टेन इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, सर्टेन आइडेंटिफाइड इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या नोवल भी बोलते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे क्या J09 कैटेगरी का कोड यूज़ करेंगे, ठीक है, ड्यू टू अदर आइडेंटिफाइड इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो ये हमारा क्या नॉन नोवल वायरस रहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे J10 कैटेगरी का कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पशन टू द हॉस्पिटल इन पेशेंट सेटिंग, ठीक है। तो ये गाइडलाइन क्या बोलती है कि कंफर्म्ड केसेस हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि हमें यहाँ पे क्या ओनली कंफर्म्ड केसेस को यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो हॉस्पिटल इन्फेक्शन सेटिंग में हमारी गाइडलाइन रहती है कि कंफर्म्ड केसेस के लिए हमें यहाँ पे क्या पॉजिटिव यहाँ पे क्या ब्लड रिपोर्ट नहीं चाहिए रहेगी, ठीक है। देन अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया कि पेशेंट को यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंजा है तो हम यहाँ पे ऐसा इन्फ्लुएंजा को कोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ गाइडलाइन है कि जो प्रोवाइडर का हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कोडिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर प्रोवाइडर डॉक्यूमेंट करता है कि पेशेंट को क्या एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है या फिर अदर नोवल इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि इसके लिए हम यहाँ पे J09 कैटेगरी का कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बताया कि अनोदर पार्टिकुलर आइडेंटिफाइड इन्फ्लुएंजा की स्ट्रेन हमारे यहाँ पे हो सकती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे H1N1 है, हमारा H3N2 है, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारी जो स्ट्रेन है नॉट आइडेंटिफाइड एज नोवल, ठीक है, अगर हमारी ये नोवल नहीं रहती है, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे क्या J10 कैटेगरी का हम यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने अभी भी डिस्कस किया था कि हमारा जो नोवेल रहेगा उसके लिए हम यहाँ पे J09 कैटेगरी का कोड यूज़ करेंगे, जो हमारा नॉन नोवेल रहेगा उसके लिए हम यहाँ पे J10 कैटेगरी का कोड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन आती है कि अगर यहाँ पे जो हमारा प्रोवाइडर है वो डॉक्यूमेंट करता है कि पेशेंट को सस्पेक्टेड पॉसिबल या फिर प्रोबेबल एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है या फिर हमारा नोवेल इन्फ्लुएंजा वायरस है या फिर हमारा आइडेंटिफाइड इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर प्रोवाइडर डॉक्यूमेंट करता है कि पेशेंट को सस्पेक्टेड एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी J11 कैटेगरी का जो कोड है अनआइडेंटिफाइड इन्फ्लुएंजा वायरस, ये वाला कैटेगरी का हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे, इन्फ्लुएंजा ड्यू टू अनआइडेंटिफाइड इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट करता है कि पॉसिबल नोवेल इन्फ्लुएंजा वायरस है या फिर हमारा यहाँ पे प्रोबेबल अदर आइडेंटिफाइड इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या J11 कैटेगरी का हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि इस अगर यहाँ पे अगर सस्पेक्टेड पॉसिबल एंड प्रोबेबल लिखने के बाद में पेशेंट बोलता है कि सस्पेक्टेड प्रोबेबल या पॉसिबल एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर नोवेल इन्फ्लुएंजा या फिर अदर इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे ये जो हमारी J09 कैटेगरी है या फिर हमारी जो J10 कैटेगरी है, ठीक है, इससे हम यहाँ पे कोड यूज़ ना करते हम यहाँ पे क्या जो हमारी J11 कैटेगरी का कोड है उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है। तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जिसको कि यहाँ पे VAP भी बोला जाता है, ठीक है। तो VAP को कोड करने के लिए यहाँ पे सेम गाइडलाइन है कि यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि यहाँ पे क्या वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया यहाँ पे पेशेंट को है, ठीक है। तो जब तक कि यहाँ पे प्रोवाइडर डॉक्यूमेंट नहीं कर देता कि पेशेंट को यहाँ पे क्या वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है, ठीक है, तब तक हम यहाँ पे जो हमारा कोड है J95.851 वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इसको हम यहाँ पे कोड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट गाइडलाइन है कि जब हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है VAP के लिए J95.851 इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या एक एडिशनल कोड करना पड़ेगा हमारे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। जिस भी कारण से यहाँ पे पेशेंट को जिस भी ऑर्गेनिज्म की वजह से पेशेंट को यहाँ पे क्या जो हमारा VAP हुआ है उसके लिए, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के लिए बता के रखा है स्यूडोमोनास एर्गिनोसा जिसके लिए यहाँ पे कोड है B96.5, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर ये जो हम कोड यूज़ कर रहे हैं VAP के लिए, ठीक है, देन इसके बाद हमें यहाँ पे क्या ये जो हमारा निमोनिया का जो कोड रहता है जिसकी कैटेगरी यहाँ पे उन्होंने बता कर रखी J12 से लेकर J18, ठीक है, इस कैटेगरी से हमें यहाँ पे क्या कोड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या VAP मतलब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया यहाँ पे बता दिया कि पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है। देन हम यहाँ पे बस एक एडिशनल कोड करेंगे ये बताने के लिए कि ये जो हमारा वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमारे यहाँ पे कौन सा है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्लैरिटी यहाँ पे दी है कि अगर यहाँ पे पेशेंट का वेंटिलेटर पे, ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट को निमोनिया है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या अज्यूम नहीं करना है कि पेशेंट को यहाँ पे क्या वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या J95.851 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये जो हमारा वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है तभी यूज़ करेंगे जबकि पेशेंट को यहाँ पे क्लियरली डॉक्यूमेंट हो कि पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि पेशेंट को यहाँ पे निमोनिया है और पेशेंट यहाँ पे वेंटिलेटर पे हम इस स्टेटमेंट को ऐसा वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया मान के इसकी कोडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे
यहाँ पे क्लियर नहीं है कि पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है या फिर नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या प्रोवाइडर को क्वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया डेवलप आफ्टर एडमिशन, ठीक है। तो ये गाइडलाइन क्या बोलती है कि पेशेंट यहाँ पे क्या किसी और रीजन से यहाँ पे पेशेंट आया है, ठीक है, देन इसके बाद में अगर पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ने एग्जाम्पल के लिए बताया कि पेशेंट यहाँ पे क्या किसी भी अदर टाइप के यहाँ पे निमोनिया के लिए यहाँ पे आया, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए J13 कैटेगरी यहाँ पे उन्होंने कोड यूज किया है, निमोनिया ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, इसके कारण से यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुआ, ठीक है। देन यहाँ पे क्या एडमिशन के बाद में पेशेंट को यहाँ पे क्या VAP यहाँ पे हो गया है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया यहाँ पे पेशेंट को अगर डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे कैसे कोडिंग करेंगे, जो भी हमारी यहाँ पे कंडीशन थी जिसको लेकर यहाँ पे पेशेंट आया था, ठीक है, हमारे केस में यहाँ पे पेशेंट का J13 निमोनिया के लेकर यहाँ पे पेशेंट आया था ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे पेशेंट को क्या VAP हुआ है, ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है J95.851 इसको हम यहाँ पे क्या इसके बाद में हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करना है कि हमारा रीजन फॉर एनकाउंटर कौन सा है, ठीक है, तो जिसको लेके यहाँ पे पेशेंट आया है, ठीक है, उसको यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में अगर यहाँ पे पेशेंट को VAP होता है, ठीक है, तो हम VAP को एज अ सेकेंडरी डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमारी VAP की सेम गाइडलाइन फॉलो होगी कि ये जो हमारा इसके लिए जो हमारी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, ठीक है, तो उसको मैं आपका एजुकेशनल कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन है वेपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। तो वेपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोड आता है U07.0 वेपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट वेपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर के लिए अगर एडमिट होता है, ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है U07.0 इसको हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस में यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अब अगर हमारे जो वेपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर रहता है, ठीक है, इसकी वजह से अगर कोई लंग इंजरी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, या फिर कुछ और मैनिफेस्टेशन अगर हमें यहाँ देखने को मिलती है इसकी वजह से, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या ये जो हमारा U07.0 है इसको हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। फिर इसके बाद जो भी जितनी भी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे है मतलब वेपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर की वजह से जो अलग कंडीशन यहाँ पे पेशेंट को हो रही है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे क्या एज ए सेकेंडरी डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे, जैसे कि इसकी वजह से पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे कैटेगरी Z96.0 या फिर न्यूमोनाइटिस हो सकता है, ठीक है, तो इनको सबको हम यहाँ पे क्या एज ए सेकेंडरी डायग्नोसिस कोड करेंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन है कि अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या वेपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, देन यहाँ पे पेशेंट को क्या रेस्पिरेटरी सिम्टम देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पेशेंट को कफ हो सकता है या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, ठीक है, तो इन सबको हम यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या डाइजेस्टिव सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पेशेंट को क्या डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है, इनको हम यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड कर सकते हैं। चलिए अब सिनेरियोस को डिस्कस कर लेते हैं। पेशेंट इज सीन बाय pulmonologist for management of exacerbation of COPD. The exacerbation was triggered by the patient's pneumonia, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट जो एडमिट हुआ है तो वो किस रीजन की वजह से हुआ है, हमारे यहाँ पे एक्सेजर्बेशन ऑफ COPD, तो यहाँ पे पेशेंट को क्या COPD एक्सेजर्बेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि ये जो COPD का एक्सेजर्बेशन हो रहा है यहाँ पे क्या ट्रिगर हुआ है किसकी वजह से, निमोनिया की वजह से, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पेशेंट को क्या निमोनिया भी है और यहाँ पे क्या COPD एक्सेजर्बेशन भी है, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे ये जो COPD एक्सेजर्बेशन है और निमोनिया है, ठीक है, इन दोनों को मैं यहाँ पे क्या एज सेपरेटली कोड हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है J44.1 ये हमारा COPD एक्सेजर्बेशन के लिए, देन यहाँ पे पेशेंट को निमोनिया था तो हम यहाँ पे क्या J18.9 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेशेंट हैज अस्थमा एंड इज बीइंग ट्रीटेड फॉर निमोनिया, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे क्या अस्थमा है और साथ में क्या निमोनिया भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ये जो निमोनिया है J18.9 इसको मैं यहाँ पे कोड करेंगे क्योंकि पेशेंट यहाँ पे क्या बीइंग ट्रीटेड फॉर निमोनिया है, ठीक है। देन इसके बाद जो हमारा अस्थमा का कोड है J45.909 इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे द पेशेंट प्रेजेंटेड टू द ER इन द acute respiratory failure and was intubated and admitted to ICU. Following admission, the patient was started on antibiotic for pneumonia. The patient was on mechanical ventilation for 24 hours, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट जो एडमिट हुआ हमारा किसकी वजह से, हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि इसको इंट्यूबेट किया गया, ठीक है। देन आगे चल के यहाँ पे जो पेशेंट है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या निमोनिया के लिए भी आपका एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब निमोनिया भी यहाँ पे पेशेंट को है, ठीक है, जिसको यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गाइडलाइन डिस्कस करी थी जबकि जो हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है इसको यहाँ पे क्या कब ऐसे प्रिंसिपल डायग्नोसिस में यहाँ पे कोड करना है, कब हमें इसको एज अ सेकेंडरी डायग्नोसिस में यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट का एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए यहाँ पे एडमिट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर इसको एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस में यहाँ पे कोड करेंगे, देन इसके बाद में जो हमारी अदर कंडीशन है उसको यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कोड किया J96.00 देन इसके बाद में J18.9। नेक्स्ट यहाँ पे द पेशेंट वॉज एडमिटेड फ्रॉम द क्लिनिक फॉर IV एंटीबायोटिक फॉर निमोनिया। A couple of hours after admission, the patient condition deteriorates and acute respiratory failure developed, ठीक है।
तो यहाँ पे पेशेंट क्या निमोनिया के लिए यहाँ पे एडमिट हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या एडमिशन होने के बाद में कुछ टाइम बाद यहाँ पेशेंट को क्या एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो हमने इसके रिगार्डिंग में गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि अगर पेशेंट यहाँ पे क्या एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के अलावा किसी और कंडीशन की वजह से अगर हमारे यहाँ पे एडमिट होगा, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन इसके बाद में जो हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है इसको हम यहाँ पे क्या एज अ सेकेंडरी डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट एडमिट होता हमारा किसके लिए, निमोनिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे J18.9 ये वाला कोड यूज करेंगे। देन इसके बाद में पेशेंट को क्या यहाँ पे एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है एडमिशन के बाद में, तो हम यहाँ पे J96.00 इसको एज अ सेकेंडरी डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पेशेंट वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन acute respiratory failure due to congestive heart failure. The patient was intubated and placed on mechanical ventilation for 2 days. The patient resolved very well on IV diuretics, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट जो एडमिट हुआ है हमारा किसकी वजह से हुआ, हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, ठीक है। और ये जो हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है हमारा किसकी वजह से, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से, ठीक है। देन आगे उन्होंने इसका मैनेजमेंट के बारे में बताया, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन फॉर एनकाउंटर हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल डायग्नोसिस में यहाँ पे कोड करेंगे J96.00। देन इसके बाद में जो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे I50.9। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पेशेंट वाज एडमिटेड विद अ कंफर्म्ड केस ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था जो हमारा एवियन इन्फ्लुएंजा है, जो हमारा क्या है, और हमारा जो नोवल इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या जो हमारी J09 कैटेगरी है इसका मैं यहाँ पे कोड यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया कि यहाँ पे पेशेंट का कंफर्म्ड केस है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे J09.X2 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पेशेंट वाज एडमिटेड विद पॉसिबल H1N1 इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो हमने एक गाइडलाइन डिस्कस करी थी, जबकि पेशेंट को यहाँ पे क्या पॉसिबल, प्रोबेबल या फिर सस्पेक्टेड इन्फ्लुएंजा ए या फिर हमारा जिस भी टाइप का इन्फ्लुएंजा अगर डॉक्यूमेंट करता है, ठीक है, तो उसके इसमें हम यहाँ पे क्या जो हमारी J11.1 कैटेगरी है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि पेशेंट को यहाँ पे एडमिट हुआ किसकी वजह से, पॉसिबल H1N1 इन्फ्लुएंजा की वजह से, ठीक है। तो इस केस में आप क्या J11 कैटेगरी का कोड यूज करेंगे और हमारे पास यहाँ पे कोड जाएगा J11.1, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ और सिनेरियोज को यहाँ पे इंक्लूड किया। तो आप ये वाले सिनेरियोज की प्रैक्टिस करके यहाँ पे जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड गाइडलाइन है, ठीक है, उससे रिलेटेड सिनेरियोज को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, हमारा ICD से रिलेटेड, CPT से रिलेटेड या फिर CPC एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।